लोगों ने सोचा हुआ है कि इंटीमेसी मतलब वही लस्ट, वासना, गलत तरीके से इसको पोर्ट्रे किया गया है, स्पेशली थ्रू पॉर्न। वात्सायन एक ऋषि थे, 5000 साल पहले कामासूत्र लिखा गया था। और आज हम कहते हैं कि अगर आप रिलीजियस हो, अगर आप प्योर हो, तो आप इंटीमेट नहीं हो सकते। ओशो का एक ये भी कहना था कि अगर तुम इतने ऑब्सेस्ड हो इस चीज़ को लेकर, तो इसे इतना कर लो कि तुम इससे निजात हो जाओ। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोग अपनी इच्छाओं को इतना दबाते हैं कि वो फिर इच्छाएं ना विकृत रूप ले लेती है, घृणित रूप ले लेती है, ऑब्सेशन बन जाती है। पॉर्नअप का जो 3rd हाईएस्ट ट्रैफिक है वो इंडिया से आता है। तो इतने लोग पॉर्न देख रहे हैं और पॉर्न उनके लिए सेक्स एजुकेशन है। मैं कभी बुक पढ़ रही थी, सेक्स थेरेपी बुक, जिसमें कहा गया है कि हाई स्कूल में बताना चाहिए बच्चों को कि पॉर्न वर्सेस रियल सेक्स। हमें क्या मिला है? नेगेटिव सेक्स एजुकेशन। ये कहा जाता है कि इससे तुमको HIV हो सकता है, एड्स हो सकता है, इससे तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो, लड़कियों को कहा जाता है। ओशो की किताब आई थी 1960s में, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि तक। किताब में लिखी हुई है कि अगर एक आदमी के सेक्सुअल अर्जेस बहुत हैं, या वो सेक्स के विचारों से निकल नहीं पा रहा है, या उसको वो विचार कैद कर रहे हैं, तो खजुराहो जाए और वहाँ जाके साधना करे। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंटीमेसी लैक होने के कारण कोई भी पार्टनर इवन इन हैप्पी रिलेशनशिप या हैप्पी मैरिज के बाद भी चीट कर सकता है? लाइफ वो तो ऐसे किस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक पे बात अक्सर बहुत कम ही होती है, या फिर छुप छुप कर होती है। आज हम बात करने वाले हैं सेक्स और इंटीमेसी के बारे में। आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं उनका नाम है पल्लवी बर्नवाल। पल्लवी जी इंटीमेसी कोच हैं। आज के इस एपिसोड में हमने ओशो का जिक्र किया है, कामा सूत्रा का जिक्र किया है, साथ ही साथ पल्लवी जी ने यह भी बताया है कि सेक्स एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। चलिए लेकर चलते हैं आपको पल्लवी जी के पास। हेलो मैम। हेलो कृष्णा, कैसे हैं आप? अच्छी हो? सो मैम, मैं आपके बारे में जब जानने की कोशिश कर रहा था, समझ रहा था, या यूँ बोलिए रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि आप इंटीमेसी कोच हैं। सो बेसिकली मैं ये वर्ड को ही समझना चाहूँगा कि इंटीमेसी एग्जैक्टली क्या है मैम? देखो, इंटीमेसी वर्ड ऐसा है ना कि समाज में ऐसे खुल के लोग बोलते नहीं हैं, या बोल नहीं सकते कि मैं इंटीमेट होना चाहता हूँ, या मुझे इंटीमेसी का मन कर रहा है, या इंटीमेसी मुझे पसंद है। इसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता है। तो लोगों को लगता है कि इंटीमेसी का मतलब है कि सम कुछ फिजिकल क्लोजनेस होता है दो लोगों के बीच में। पर इंटीमेसी, थैंकफुली मैंने पढ़ाई की इसके बारे में, तो इंटीमेसी सिर्फ एक फिज़िकल निकटता नहीं होती है। मतलब कि हमें किसी इंसान के क्लोज़ आने के लिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि वो हमारा मेंटल वेवलेंथ मैच करे, है ना, कि हम मेंटली उससे बात कर सकते हैं। और इमोशनली औरतों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, मर्दों के लिए भी है कि इंटीमेसी का मतलब कि वो हमारे दिल को छू जाए, या मैं उससे अपना दिल खोल के रख सकती हूँ। कपल आया है, सुपर स्पेशलिस्ट दोनों वो हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, और वाइफ का अफेयर चल रहा है ऑफिस में। तो वाइफ ने ये बोला कि मेरे हस्बैंड में 0% इमोशंस है और मैं बहुत इमोशनल हूँ। वो एक ऐसी उसकी नीड थी जिसके लिए वो किसी और आदमी के करीब आ गई। तो इंटीमेसी एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, एक बहुत ही बड़ी नीड है ह्यूमन बींग्स की। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि इस बारे में समाज ने आज तक खुलकर क्यों नहीं बात की, और आई एम ग्लैड कि इस चैनल में बात हो रही है। जी मैम, तो जैसा कि आपने बताया है कि इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं है, इमोशनल और मेंटल कनेक्शन भी है कहीं ना कहीं। ठीक उसी तरह जिस तरह हम खाना खाते हैं तो फिजिकल बॉडी को लगता है खाना, बट सेटिस्फैक्शन हमारे सोल को भी मिलती है, हमारे आत्मा को भी मिलती है, और हम खुश हो जाते हैं। तो शायद इंटीमेसी भी वैसा ही कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, इंटीमेसी वैसा ही कुछ है। सोल इंटीमेसी मतलब बहुत लेवल पे इंटीमेसी होती है, जैसे मेंटल लेवल पे इंटीमेसी हो गई, इमोशनल लेवल पे इंटीमेसी होगी, सोल लेवल पे। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि आपका किसी के साथ कुछ भी नहीं है, पर आपको उसके साथ एक सोलफुल कनेक्ट लगेगा। और फिजिकल इंटीमेसी है, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटीमेसी है। ऐसा भी होता है कि मतलब कि लोग फिजिकली इंटीमेट होते हैं बट इमोशनली इंटीमेट नहीं होते हैं, या लोग इमोशनली इंटीमेट होते हैं और फिजिकली नहीं होते हैं। तो कॉम्बिनेशंस भी चलते हैं इंटीमेसी में। जैसा अभी आपने बताया कि आपके पास एक ऐसा केस आया था जिसमें वुमेन का अफेयर चल रहा था कहीं और। तो मैम, इससे एक क्वेश्चन निकल कर आता है
कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंटीमेसी लैक होने के कारण कोई भी पार्टनर इवन इन हैप्पी रिलेशनशिप या हैप्पी मैरिज के बाद भी चीट कर सकता है? बिल्कुल ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोग फ़िज़िकल इंटीमेसी को बिल्कुल ट्रिवियल समझते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है। मेरे पास जो कपल्स आते हैं, एक आदमी आया था 45 प्लस था और उसने बोला कि मेरी वाइफ ने मुझे 10 साल तक हग नहीं किया है और मैं कई बार कमरे में अकेले जाके रोता हूँ। मतलब आज भी हम ऐसा कहते हैं कोई मर्द रोता है तो बहुत बड़ी बात है कि मर्द तो रोते नहीं है, पर कितनी बड़ी उसको दुख हो गया कि वो रोने पे आ गया। तो लोग सोचते हैं कि लोगों ने सोचा हुआ है कि इंटीमेसी मतलब वही लस्ट, वासना, बहुत ही गलत तरीके से इसको पोर्ट्रे किया गया है, स्पेशली थ्रू पॉर्न। लेकिन इंटीमेसी क्या होती है? इंटीमेसी का मतलब है कि कोई मुझे पसंद करता है। मतलब अगर आज मैं खूबसूरत लग रही हूँ तो कोई मुझे कह रहा है कि तुम खूबसूरत हो, या कोई मेरे शरीर को सराहना कर रहा है। जैसे एक बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है, अभी मैंने रिसर्च नहीं किया है, कि मुझे ये लगता है और कि एंशिएंट हिंदुत्व था या जो एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स थे, दे वर क्वाइट लिबरल। मेडिटेशन के बेनिफिट्स किस किस को नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। लगता है कि टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल होगा या किसी गुरु की जरूरत होगी। लेकिन आपका पीएमसी हिंदी एक अल्टीमेट वर्कशॉप ला रहा है, जहां आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ में मास्टर कर सकते हैं, आराम से अपने घर बैठे ही। मास्टर बनो 21 दिनों का मेडिटेशन वर्कशॉप। ये अल्टीमेट वर्कशॉप में आप सीखेंगे मेडिटेशन की मोस्ट पावरफुल टेक्निक आनापानसति। ध्यान सीखने के साथ साथ एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे और आपकी लाइफ को और बेहतर समझने के लिए कोर स्पिरिचुअल साइंस प्रिंसिपल्स को जानेंगे और डेली लाइफ क्वेश्चन एंड आंसर्स में मेडिटेशन एक्सपर्ट से इंटरैक्ट कर सकेंगे। हजारों लोगों ने पीएमसी हिंदी कम्युनिटी ज्वाइन करके ध्यान को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करके अपनी लाइफ बदली है। जुड़िए इस फ्री 21 डेज वर्कशॉप मास्टर बनो में। रजिस्टर करें masterbano.pmchindi.com और डाउनलोड करें पीएमसी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हम मिलेंगे आपको मास्टर बनो वर्कशॉप में। नाउ बैक टू द एपिसोड। मतलब कामा सूत्रा वाज रिटन बाय अ ऋषि। कामा सूत्रा ऋषि वात्सायना ने लिखा था। वात्सायना एक ऋषि थे। तो ये चीज़ जो है कि इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया, 5000 साल पहले कामा सूत्रा लिखा गया था। और आज हम कहते हैं कि अगर आप रिलीजियस हो, अगर आप प्योर हो, तो आप इंटीमेट नहीं हो सकते। एट द बेसिक लेवल सेक्स ही वो रीज़न है जिस वजह से हम सब हैं। आप हो, मैं हूँ, दर्शक के जो देख रहे हैं, हम सब आए कहाँ से? हम अमीबा नहीं हैं। हमारा जन्म पेट्री डिश में नहीं हुआ है, लैबोरेटरी में। हमारा जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे माँ बाप ने सेक्स किया है। तो जो हमारी उत्पत्ति की वजह है, जिस वजह से हम पैदा हुए हैं, हम उसी चीज़ को इतनी शर्मनाक एक्ट कैसे कह सकते हैं? कितना शर्मनाक एक्ट है ये। जी। अभी जो आपने बताया कि सेक्स ही साधना है, तो कहीं ना कहीं ओशो की बात याद आ गई। हाँ, मतलब सेक्स, मुझे लगता है कि अगर सेक्स कहा जाए तो मेरा एक लिंग एक योनि के अंदर जा रहा है और वो फ्रिक्शन हो रहा है, उसको सेक्स कहते हैं। सेक्स में जो ओशो ने भी कहा था कि सेक्स एक यूनियन है, एक मिलन है। मतलब दो आत्माओं के बीच, दो शरीरों के बीच, दो इंसानों के बीच वो एक बहुत ही गहरा मिलन है। मिलन का मतलब यूनाइट होना। जैसे कि अगर शिवलिंग देखें, वैसे शिवलिंग का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट शिवलिंग जो यूनियन दिखाता है कि जो शिवा है और जो वो जिस पे वो रखा गया है, तो वो दिखाता है इट्स लाइफ। शिवलिंग इज़ अ सोर्स ऑफ लाइफ। तो हम इस यूनियन को, ओशो ये कहना चाह रहे थे कि ये यूनियन है जिसमें दो लोग साथ में आते हैं और उनके बीच अगर वो प्रेम है, उनके बीच अगर वो प्लेजर है। हम प्लेजर को क्यों गलत बोलते हैं? हमको शॉपिंग में प्लेजर आता है, हमको सोशल मीडिया पे प्लेजर आता है, पर अगर हमको सेक्स पे प्लेजर आ रहा है तो ये गलत है। तो इसी बात को थोड़ा सा और खींचते हैं ओशो वाली बात को ही, कि अगर लव स्पेशल इंग्रेडिएंट है इस चीज़ में, तो आपका क्या टेक है जो वन नाइट स्टैंड्स या हुकअप कल्चर जो चल रहा है, जिसमें बहुत मैंने सुना है बहुत लोगों से कि जब हम इंटीमेट हुए, मुझे तो नाम भी नहीं पता उसका। ऐसा बहुत सुनने में आया है आजकल, बहुत ही ट्रेंड में चल रही है ये चीज़ें, खासकर बड़े सिटीज़ में। तो इस पे आपका क्या टेक है?
बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। ओशो का एक ये भी कहना था कि अगर तुम इतने ऑब्सेस्ड हो इस चीज़ को लेकर तो इसे इतना कर लो कि तुम इससे निजात हो जाओ, मतलब तुम इसके पार हो जाओ। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोग अपनी इच्छाओं को इतना दबाते हैं कि वो फिर इच्छाएं ना विकृत रूप ले लेती है, घृणित रूप ले लेती है, ऑब्सेशन बन जाती है। तो उनका कहना है कि अगर तुम चाहते हो, तुम्हारे अंदर वो चीज़ ना, दिमाग के अंदर वो कीड़े की तरह कुलबुला रहा है, उस चीज़ को निकाल लो, उस चीज़ को एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेशन पे। क्योंकि ओशो वॉज एन एक्सप्रेशनिस्ट, मतलब ओशो जाने जाते थे अपने बिल्कुल बिंदास बेबाक एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। तो अगर आप हुकअप कल्चर को ऐसे देखें कि एक तो पहले ये नाम हमने नाम रख दिया है, किसी ने नाम रख दिया और हम सब मान रहे हैं कि अच्छा हुकअप चल रहा है। मैं कहती हूँ 2 लोगों के ऊपर है कि वो इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कि उनके बीच क्या है, वो लोग जाने। तो अगर 2 लोग हैं जो जिनके अंदर ये चीज़ जो है, ये साइंस ने प्रूव किया है कि सेक्स इज़ अ नीड, इट इज़ अ फिज़िकल नीड। और सेक्स का मतलब कि इंटरकोर्स से नहीं, सेक्स का मतलब मैं कह रही हूँ इंटीमेट टच। टच मतलब आपकी स्किन में जो रिसेप्टर्स होते हैं, हमारी पूरी बॉडी में 6.5 लाख रिसेप्टर्स हैं, टच रिसेप्टर। मतलब ये रिसेप्टर्स होते हैं, अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो जो कोशिकाएं होती हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, तो ये रिसेप्टर हैं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से होता है। और जब इसको कोई अच्छे से छूता है तो वो ब्रेन में एक अच्छी सेंसेशन क्रिएट होती है। तो बॉडी में 6.5 लाख रिसेप्टर हैं। तो साइंस ने प्रूव किया है कि टच इज़ अ नीड। मतलब देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं जिनको माँ का स्पर्श मिलता है, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं कंपेयर टू जो बच्चे होते हैं जिनको माँ छोड़ के चली जाती है या किसी वजह से माँ साथ में रहती है। तो जो बच्चे को जो मसाज किया जाता है, मुझे ये चीज़ जब डॉक्टर ने बताया कि मसाज का बॉडी पे एक्चुअल एक नवजात बच्चा है, उसका अगर मसाज किया जा रहा है तो बच्चे को इतना मसाज से फ़ायदा नहीं हो रहा है जितना टच से हो रहा है, क्योंकि बच्चे की बॉडी को टच मिल रहा है। बावजूद इसके हम टच को इतना स्टिग्मा क्रिएट करते हैं। तो बॉडी में टच इज़ अ नीड। मतलब अगर हमें कोई टच ना करे बहुत लंबे टाइम तक, तो हमारे अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। कोविड में क्या हुआ था, जब हम सब लॉक हो गए थे अपने अपने घरों में, डिप्रेशन लेवल, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि हमको वो सोशली मिल नहीं रहा था जो हमको एक। तो अगर मैं हुकअप कल्चर की बात करूं कि अगर 2 एडल्ट्स हैं जिनके अंदर वो नीड है, और मैं इसको बोलूँगी कि यस, सेक्स इज़ अ नीड, टच इज़ अ नीड, तो अगर वो नीड फुलफ़िल करना चाहते हैं आपसी समझ के साथ, तो बेशक करें। हाँ, ये बात होती है कि अगर मैं एक ऑब्सेसिव साइकिल का शिकार हो गई हूँ कि जहाँ मुझे लग रहा है कि हर दिन कोई नया आदमी या हमने लोगों को एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा अगर हम हुकअप में ये देखें कि क्योंकि ऐसा एक स्पिरिचुअल फ़िलॉसफी है कि मतलब ऐसा थ्योरीज ही है सारी, वो थ्योरीज में कहते हैं कि अगर आप अपनी बॉडी को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपके अंदर उनकी एनर्जी आ जाती है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आप अपना एनर्जी फील्ड है, आप एक्सपैंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिशन होना चाहिए कि आप हुकअप क्यों कर रहे हैं, आपको हुकअप के बाद कैसा लग रहा है। इफ़ यू आर फीलिंग हैप्पी, इट्स ओके। एंड कई बार लोग हुकअप इसलिए भी करते हैं कि अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागना चाहते हैं। जैसे मेरे पास एक लड़का था जो डेटिंग पे रिसर्च कर रहा था। उसने बोला कि मैं एक लड़की से डेटिंग ऐप पे मिला, लड़की ने होटल बुक किया, लड़की ने होटल बुक किया, और फिर हमारा हुकअप हुआ। उसके बाद उसने बोला कि आई हैड अ ब्रेकअप येस्टरडे, मेरा कल ही एक ब्रेकअप हुआ है और उससे मुझे निकलना था। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं कि आप किसी फीलिंग से भाग रहे हो, उसके लिए आप सेक्स को यूज़ कर रहे हो। और वो भी टेम्प्रोरी सॉल्यूशन है, क्योंकि ऑब्वियसली परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। जस्ट लाइक अल्कोहल एंड ड्रग, कि कुछ देर के लिए स्ट्रेस था तो रिलीफ हो गया, फिर उसके बाद फिर से वही स्ट्रेस आ गया, तो वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं। एंड सेम थिंग गोज़ विद रेड लाइट एरिया ऑल्सो। हाँ, ये भी एक चीज़ है। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं कि क्या हम प्रोस्टिट्यूट के पास जा सकते हैं, कितना सही है। मतलब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि हरियाणा में मेरे एक मतलब डॉक्टर हैं, फेलो डॉक्टर, जिन्होंने एक केस बताया कि हरियाणा में एक लेडी आई, माँ थी और बेटे को
इरेक्टाइल डिसफंक्शन था। तो और बेटे की शादी नहीं हुई थी, तो वो कही कि शादी से पहले इसका सही कर दो। तो उन्होंने कहा जब शादी नहीं हुई तो आपको कैसे पता चला कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ईडी है? तो उसने कहा मैंने बाहर की लड़की से करवाया है। तो ये चीज़ें कि एक मतलब इसको कहेंगे कि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि हम पहले टेस्ट करना चाहते हैं, अपनी मर्दानगी हम टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक लड़की के सामने शर्मिंदा होने से अच्छा है कि मैं किसी को बुला लूँ, पैसे दे दूँ और मुझे अपनी सो कॉल्ड मर्दानगी पता चल जाए। बल्कि मैं कहूँगी मर्दानगी का आपके लिंग, आपके पीनस से कोई लेना देना नहीं है, मर्दानगी उससे बहुत बढ़कर है। पर अनफॉर्चुनेटली समाज में इतनी सारी जो दवाइयाँ आ गई हैं, इतने सारे जो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, वो इस इनसिक्योरिटी पे खेल रहे हैं कि एक आदमी को इस तरह से डरा दिया जाता है। तो ये चीज़ नामर्दी, इसको कहते हैं नपुंसकता, नामर्दी। तो ये एक मैंने देखा है मेजर रीज़न कि लोग कुछ लोग जाते हैं। जहाँ तक की बात होती है कि हम सिंगल हैं, देखिए पता है कृष्णा, एक प्रॉब्लम क्या है ना कि आप भी रिलेट करोगे कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो कोई हमें एनकरेज नहीं करता है कि आप ऑपोजिट सेक्स से बात करो, है ना, या सेम सेक्स भी। इनफैक्ट सेम सेक्स तो और भी ज़्यादा मतलब ये टैबू है कि दो लड़के आपस में बात करें, चाहे वो गे हो या लेस्बियन हो। तो हम जब बड़े हो रहे हैं हमें कहता है पढ़ाई करो, कुछ बड़े बनो। कोई ये नहीं कहता जाओ लड़की से बात करो, लड़के से बात करो, देखो कैसा फील होता है। किशोरावस्था में सभी के ऐसे हार्मोन्स जागते हैं, सबको ही क्रश हुआ था। हाई स्कूल क्रशेस होते हैं, पहला प्यार होता है। ये कहते हैं वो 16 बरस की बाली, एक बॉबी फिल्म आई थी, उसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की वो गाना जो चलता है 16 बरस की बाली उम्र में। तो ये सब लोग समझते हैं कि टीन एज में ऐसा एक होता है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख लो, आज के टाइम पे देख लो फिल्में, कि स्कूल में एक पहला रिलेशनशिप या अट्रैक्शन ये होता है, लेकिन हमें इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जाता। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक मिलेनियल हूँ, तो मुझे लगता था हो सकता है मेरी पीढ़ी में, मतलब 90s में ऐसा प्रॉब्लम है, हम 2021 में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सिस्टर है जो कि 20 साल की है, उसने भी 7-8 साल पहले की बात बताई कि वो स्कूल में किसी लड़के से कोने में खड़ी होकर बात कर रही थी और टीचर आई और टीचर ने झड़प दिया, ये क्या कर रही हो कॉरिडोर में, तुम अकेले क्या बात कर रही हो। तो ये आज की पीढ़ी तक भी प्रॉब्लम है। तो हम पहले तो तैयार नहीं होते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक लड़का बड़ा होता है, उसको एक लड़की को अप्रोच करना है, उसको वो भी करना है, उसको पसंद भी आनी चाहिए, है ना, और वो इस केपेबल नहीं होता है। उसको बताया कि तुम इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, लेकिन वो एक लड़की को कैसे खुश करे, कैसे वो करे, उसको वो स्किल्स ही नहीं आते हैं। तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो कैसे किसी लड़की को अप्रोच करे। तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो 40 साल तक वर्जिन है, 35 ईयर तक वर्जिन है और 28 ईयर तक वर्जिन है। उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं लड़की को कैसे अप्रोच करूं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट भी होता है कि मुझे अपने जिस्म की भूख शांत करनी है, जो कि जिस्म की भूख है, इट इज़ अ हंगर। तो उसके लिए वो एक ज़रिया अपनाते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो हिस्ट्री में जाओ तो प्रोस्टिट्यूशन आज का नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन हज़ारों साल पहले का चला आ रहा है। तो कोई ना कोई वजह थी ना कि प्रोस्टिट्यूशन आया समाज में। जैसे कि अभी आपने बताया कि कोई भी फिजिकल हेल्थ इश्यू होता है, सेक्सुअल हो या नॉन सेक्सुअल हो। पहले मैं नॉन सेक्सुअल की बात करता हूँ। मुझे चश्मा लगता है, मेरे आँख में पावर नहीं है, तो मैं घर पे बोल सकता हूँ ना कि हाँ मुझे ना डॉक्टर के पास जाना है, मेरी आंखें वीक लग रही हैं। हॉस्पिटल में फ़ोन आया, डॉक्टर के यहाँ फ़ोन आया, मैं मेरे फ्रेंड्स को बोल सकता हूँ ना कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं आई चेकअप कराने आया। करेक्ट। बट अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर कोई और सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है, नहीं बोल सकता। तो कहीं ना कहीं, हालांकि हर फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है, लेकिन एक सोशल प्रेशर क्यों आ जाता है जब भी हम सेक्स की बात करते हैं या सेक्स बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई इशू होता है। तो इस पे आपका क्या टेक है? ऐसा क्योंकि देखा जाता है बहुत, कोई नहीं बता, पेरेंट को तो बोल नहीं सकते क्योंकि ऐसे ही हम लोग कल्चरली बड़े हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है। फ्रेंड्स पे डर होता है कि अरे ये तो नामर्दी का मजाक उड़ाएं या फिर कुछ ऐसा मजाक उड़ेगा, उनको नहीं बोल सकते। तो डिप्रेशन का शिकार, एंजाइटी का शिकार होने के चांसेस हैं। हाँ, मतलब ऐसा रिसर्च में, साइंस में कहा गया है कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन। मतलब कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ सेटिस्फैक्शन और रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन के लिए बेहद ज़रूरी है। पर ये चीज़
बताई नहीं जाती है। अगर कोई फील कर रहा है तो वो समझ रहा है कि मुझे फील हो रहा है, पर उसे ये वैलिडेशन ना हमारी एजुकेशनल टेक्स्ट बुक से मिलती है, ना हमारी रिलीजन से मिलती है, ना पॉलिटिक्स से मिलती है, ना सोशल मीडिया से मिलती है। वो अंदर ही अंदर परेशान होता रहता है कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है पर मैं कह नहीं पाता। जैसे आपने कहा आई चेकअप, तो जो जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि सेक्स एक नीड है, एक क्लोज आने का एक ज़रिया है। मतलब कहा जाता है कि स्पेशली इन मैरिज, क्योंकि लोग कहते हैं मैरिज सेक्स करने का लाइसेंस है, ऐसे बोला जाता है। तो अगर मैरिज में सेक्स नहीं हो रहा है तो कपल जो होता है वो क्या बन जाता है, वो रूममेट बन जाता है। मतलब वो साथ में, जैसे आप एक रूममेट के साथ रहते हो, रोज़ चीज़ें शेयर करते हो, खर्चे शेयर करते हो, बातचीत करते हो, आप बेस्ट फ्रेंड होते हो बट आप लवर्स नहीं होते हो, रोमांटिक लवर्स नहीं होते हो। तो ये तो कपल के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी। मतलब मेरे पास ऐसे कपल्स, यंग लड़का है 29 ईयर ओल्ड, 29 साल का लड़का है, शादी हो गई है और शादी हुई है, अरेंज मैरिज हुई है। एक प्रॉब्लम ये भी होती है अरेंज मैरिज में, हम सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी डिस्कस नहीं करते हैं। हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, हम ये नहीं डिस्कस करते हैं। सीधा शादी हुई और फिर सडनली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब आप बिल्कुल दिन रात सेक्स करो, क्योंकि अब आपको परमिशन मिल गई है। अब उस समय हमको पता चलता है कि शायद हम इससे इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, हम सेक्सुअली कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इस लड़की की भी वही प्रॉब्लम है, वो अपनी वाइफ से सेक्सुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और वाइफ के ऊपर दबाव आ रहा है कि अब तुम लोग बच्चा करो। मतलब मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जब घर वालों का दबाव पड़ना शुरू होता है कि बच्चा करो, बच्चा करो। तब उनको लगता है अब हम क्या करें, अब हम क्या जाए, अब हमको सेक्स करना ही पड़ेगा और सेक्स नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चा नहीं हो रहा है। और ऐसे कई सारे कपल्स हैं जो बिल्कुल फिज़िकली हेल्दी हैं फिर भी वो IVF पे जा रहे हैं। मुझे खुद ये जानकर बहुत सरप्राइज़ हुआ कि मेरे पास कपल्स आते कहते हमारा 11 साल से इंटरकोर्स नहीं हुआ है पर हमारा बच्चा है। और कमाल की बात है कि डॉक्टर भी इंसिस्ट नहीं कर रहा है, डॉक्टर भी कह रहे हैं हाँ तुम IVF में चले जाओ, तुम्हें IVF। तो कहीं ना कहीं एक पूरा कमर्शियल ट्रेड भी चल रहा है कि बच्चा करने का एक दूसरा रूट भी है। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, मतलब बच्चा एक हो सकता है जो कि एक प्यार का प्रतीक होता है, वो चीज़ मिसिंग है। पर क्योंकि हमको सोसाइटी में वो नाम चाहिए, वो एक्सेप्टेंस चाहिए कि आप बे औलाद हो, है ना, तो वो औरत को बांझ कहा जाता है, मर्द को नामर्द कहा जाता है। घर वाले तनाव क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं कि बच्चा चाहिए, बच्चा नहीं हो रहा। उस दबाव में आके कपल, जो कि बच्चा हम क्यों करते हैं, बच्चा हम इसलिए करते हैं कि हमको लगता है कि हमारे बीच का जो एक रिलेशन है, बच्चा उस चीज़ का प्रतीक है। लेकिन हम अब बच्चे को एक टिक ऑफ करके कर दिए कि हमारे पास बच्चा होना चाहिए, तो कैसे भी हो। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ऑफ कोर्स इमोशनल डिटैचमेंट होता है कि सेक्सलेस मैरिज जो होती है वो सिर्फ सेक्सलेस मैरिज नहीं होती है, वो टचलेस मैरिज भी होती है। मेरे पास ऐसे कपल्स भी आते हैं जो कहते हैं साथ में बैठकर एक रोमांटिक मूवी देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर उस मूवी में एक हीरो और हीरोइन आपस में किसिंग कर रहे हैं या हगिंग कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है कि हम कर नहीं सकते। तो यहाँ तक सिचुएशन नौबत चली जाती है कि वो साथ में रोमांटिक मूवीज़ भी नहीं देख पाते। और एक ओ गॉड, इसको तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि ये मैंने खुद भी फेस किया है। औरतों की सेक्सुअलिटी, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है, फीमेल सेक्सुअलिटी। तो एक औरत को टाइम लगता है, उसकी बॉडी को वो समय लगता है, ना उसको अपनी बॉडी के बारे में पता है, तो वो पूरी तरह से मर्द पे डिपेंडेंट होती है। और मर्द कहाँ से सीख के आता है? पॉर्न से। इंडिया इज़ द 3rd हाईएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड पॉर्न हब में। पॉर्न हब का जो 3rd हाईएस्ट ट्रैफिक है वो इंडिया से आता है। तो इतने लोग पॉर्न देख रहे हैं और पॉर्न उनके लिए सेक्स एजुकेशन है। तो जो वो पॉर्न देख रहे हैं वो जाके अपनी पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं। कितनी सारी औरतें हैं जो पेनफुल सेक्स से गुजरती है। रिसर्च कहता है अप टू 50% ऑफ वुमेन गो थ्रू पेनफुल सेक्स। केरला में ये न्यूज़ रिपोर्ट आया है कि सेक्सलेस मैरिज इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डिवोर्स। तो इतने सारे फैक्ट्स आ रहे हैं। पॉर्न एडिक्शन, इतने लोगों को पॉर्न एडिक्शन है, इतने लोग पॉर्न देख रहे हैं। उससे जो मेरे पास मतलब अनफॉर्चुनेटली इतना रिसर्च इंडिया में खुलकर नहीं हुआ है, बट बहुत सारे लोग हैं जो पॉर्न को देखकर वो अपने जो उनकी नीड होती है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट पॉर्न के साथ क्या होता है, एक एडिक्टिव साइकिल बन सकता है कि आपको पॉर्न का एडिक्शन हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि
खुल के आनी चाहिए सामने। तो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के आने के बाद पॉर्न और ऐसे कंटेंट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। आई थिंक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज है जहाँ पे पॉर्न अवेलेबल है फॉर फ्री। इसके कारण मास्टरबेशन एडिक्शन होना पॉसिबल है पॉर्न देखकर? हाँ, बल्कि मतलब मैं कहूँगी कि जैसे कहते हैं ना शबनम और शोला, शोला और शबनम, तो पॉर्न और मैस्टरबेशन का ऐसे रिलेशन है शोला और शबनम, मतलब दोनों साथ में ही चलते हैं। कि एक आदमी के लिए क्या होता है कि उसके लिए वो पॉर्न को देखकर या तो फैंटेसाइज करता है, वो अपने आप को स्टिमुलेट करता है, मेंटल स्टिमुलेशन, विजुअल स्टिमुलेशन, और उसके बाद वो मैस्टरबेशन करता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि आप पॉर्न अपनी पर्सनल लाइफ में क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पॉर्न जो है इट्स अ मूवी, स्क्रिप्टेड। हाँ, ये फिल्म है। इसमें जैसे रीटेक्स होते हैं वो रीटेक्स नहीं आते, वो प्रॉपर एक सेट होता है, पॉर्न का सेट होता है, स्क्रिप्टिंग होती है, एडिटिंग होती है। तो जो रियल लाइफ में जो आपको ऑकवर्डनेस फील होती है, जो आपको लगता है अच्छा मुझे घबराहट हो रही है, या मैं ये क्या करूँ, ये कैसे करूँ, ये सब चीज़ें पॉर्न में नहीं। पॉर्न में मतलब बिल्कुल स्टार्ट टू फिनिश बिल्कुल पॉलिश्ड परफेक्ट मूवी दिखाई जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि पॉर्न का एक गलत असर ये होता है कि लोग जो चीज़ देख रहे हैं वो रियल नहीं है। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करता है पॉर्न। बिल्कुल, मतलब ऐसा मैं कभी बुक पढ़ रही थी, सेक्स थेरेपी बुक, जिसमें कहा गया है कि हाई स्कूल में बताना चाहिए बच्चों को कि पॉर्न वर्सेस रियल सेक्स। सेक्स एजुकेशन इंडिया में नहीं है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जब बड़े हो रहे होते हैं हमें कोई एजुकेशन नहीं मिलती। हमें मतलब एक होता है पॉजिटिव सेक्स एजुकेशन, एक होता है न्यूट्रल सेक्स एजुकेशन, और एक होता है नेगेटिव सेक्स एजुकेशन। ना हमें पॉजिटिव सेक्स एजुकेशन मिला, ना हमें न्यूट्रल सेक्स एजुकेशन मिला, हमें क्या मिला है, नेगेटिव सेक्स एजुकेशन। तो न्यूट्रलिटी की बात तो भूल ही जाए, कि ऐसा भी नहीं कहते कि इट्स गुड टू हुएवर दे वांट इट, बट ये कहा जाता है कि इससे तुमको HIV हो सकता है, एड्स हो सकता है, इससे तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। लड़कियों को कहा जाता है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, या ब्लीडिंग हो जाएगी, या ये वायलेंस है। तो कनाडा बेस्ड इंडियन कपल है, और लड़की के अंदर, वाइफ ने ये बोला कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने सेक्स देखा है न्यूज़ में इन द फॉर्म ऑफ वायलेंस, ट्रिगर वार्निंग, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट। तो उसके लिए सेक्स इक्वल टू सेक्सुअल असॉल्ट हो गया है। तो अब जब वो अपने हस्बैंड के साथ आ रही है तो उसको लग रहा है मेरे साथ भी वही होगा। तो हमारे अंदर एक फियर क्रिएट किया जाता है, और पता है क्या, जिस चीज़ की बात नहीं होती है ना, वो अपने आप में एक सिग्नल है कि वो गलत है, क्योंकि इसकी कोई बात नहीं करता। एग्जैक्टली। सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि हर एक जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं घूम फिर कर वही आ रहा है कि सेक्स एजुकेशन नहीं है, उतनी नहीं है, या फिर ओपनली हम बात नहीं करते हैं। ओशो ने बताया था कि अगर समाज को स्पिरिचुअल डायरेक्शन में लेकर जाना है तो सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स से नहीं मिलता इंडिया में, तो मुझे नहीं लगता है कि सारी फैमिलीज़ में, सारी क्या 80% फैमिली, 50% फैमिली में भी नहीं मिलती है सेक्स एजुकेशन। एक बहुत रैंडमली कहाँ से लाए तो भगवान ने दिया, एक जस्ट बोल दिया जाता है ऐसे करके। बट इससे सेक्स एजुकेशन पूरा नहीं हुआ। उसने बाद में वेबसाइट्स पढ़ा, पॉर्न देखा, दोस्तों से बातचीत करी, जितना लग पाया, जितना बन पाया, जितना समझ पाया उतना हुआ। पेरेंट को लगता है कि धीरे 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 बच्चा तो सीख ही जाएगा, बट एग्जैक्टली वो कैसे सीखेगा? बायोलॉजी तो अलग चीज़ है, वो डिफरेंट एक सब्जेक्ट है, उसके अलावा वो कैसे सीखेगा? तो सेक्स एजुकेशन की कमी है पेरेंट के साइड से, आपको लगता है? बिल्कुल, ये सिर्फ आप स्कूल्स या कॉलेजेस के मत्थे आप नहीं मर सकते हो कि उन्हें पढ़ाना है, घर में भी बात होनी चाहिए। अभी की जनरेशन है, एक पहली जनरेशन, कितने लोगों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, लेकिन माँ बाप को पता नहीं चला। इनफैक्ट माँ बाप को पता भी चला तो उन्होंने कहा अगर ये बात बाहर जाएगी तो तुम्हारी बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी, तो बात को ढक दो। सेक्सुअल ट्रॉमा डिस्कस नहीं होता है कि कितने लोग बचपन में सेक्सुअली अब्यूज्ड हुए हैं। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक है कि इंडिया में बता रही हूँ 1 in 3 women and 1 in 5 men आर सेक्सुअली अब्यूज्ड इन देयर चाइल्डहुड। तो बच्चों को, हमको अपने बच्चों को बचाना है। हमको, अगर आज आप सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करते हो तो आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर कर रहे हो, उनको एक अच्छा भविष्य दे रहे हो कि उनके साथ ये ना हो। मतलब मेरे खुद के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, और मैं छोटी थी। मेरा पहला सेक्सुअल अब्यूज़ तब हुआ था जब मैं 6 महीने की थी, मुझे पता भी नहीं था, या शायद साल भर की होंगी, 1 या 1.5 साल की थी मैं, मुझे याद भी नहीं। और वो कौन था? वो मेरे नेबर का नौकर था।
तो ये भी होता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ जो जनरली होता है वो आपकी ही जान पहचान वाले सर्किल में ही होता है। तो मुझे लिंक्डइन पे डीएम आया कि एक, और वो है आर्मी में कर्नल है, तो उन्होंने लिखा कि पल्लवी मेरा 19 साल का बेटा है, मुझे उसके बैग में से कॉन्डोम मिला है, शुड आई बी वरीड? आई सेड यू शुड बी हैप्पी सर, बिकॉज योर चाइल्ड इज मेंटेनिंग सेफ सेक्स। सो आइडियली 18+ तो बालिग उम्र है, मतलब 19 नहीं 20 साल का लड़का था। तो 20 साल के तो ऑफिशियली आप लीगली आप सेक्स कर सकते हो, लेकिन कॉन्डोम देख के उसको डर लग गया। तो ये भी एक चीज़ है कि माँ बाप अपने बच्चों को सेक्सुअल नहीं देख पाते, उनको लगता है कि गलत है, बच्चे गलत चीज़ में जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में एक नेशन में इतना बड़ा केस आया था, कोलकाता डॉक्टर का केस आया था, सभी ने देखा था। मतलब ये कहीं ना कहीं बताता है कि निर्भया मरी नहीं है, हर साल कोई ना कोई नई निर्भया आ रही है अनफॉर्चुनेटली। और ये एक इंसिडेंट था जो हर लड़की के जहन में उसने इतना गहरा वार किया है। मतलब मेरे ऑफिस में, मतलब मेरा एक स्टार्टअप है जिसमें एक लड़की है 28-29 साल की है। उसने कहा पल्लवी इस इंसिडेंट के बाद मुझे मार्केट अकेले जाने में डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। हर लड़की के साइकी में इतना बड़ा डर क्रिएट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यस, एक सोशल लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन है ही, क्योंकि एक जो लड़का है वो वायलेंस देखता है। सो सेक्स एजुकेशन की अगर हम बात करें तो अगर सेक्स प्योर नहीं होता या फिर सेक्स अगर इतनी ही बुरी चीज़ होती तो हमारे एंशिएंट बहुत सारे मंदिरों में सेक्स के पोजीशन को दर्शाए गए हैं, स्कल्पचर्स में दर्शाए गए हैं। तो सेक्स ऐसा तो नहीं है कि बुरी चीज़ है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ सेक्स एजुकेशन की ही अगर हम बात करें, स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं आई डोंट नो, अभी कहीं ना कहीं ओपन अप हुए हैं, लोग बात करते हैं, वरना पहले ऐसे करते थे कि लड़की और लड़का को साथ में नहीं बिठाएंगे, अलग बैठेंगे, या फिर अब तो कोएड स्कूल का सिस्टम आ गया है, वरना पहले ऐसा भी रखते थे कि मुझे लड़कियों को सिर्फ गर्ल्स स्कूल में पढ़ाना है, लड़कों को बॉयज़ स्कूल में पढ़ाना है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है। स्टार्टिंग से ही बचपन से आप एक साथ पढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सोशलाइजेशन नहीं होता है, चाहे वो सेम सेक्स, तो बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है कि दो लड़की अगर उनके बीच एक रोमांटिक अट्रैक्शन है, या लड़का लड़की के बीच में अट्रैक्शन है, या लड़की लड़की के बीच में अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन एक नेचुरल भावना है कि मैं किसी से अट्रैक्टेड हो रही हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैम आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, इंडिया में जो सेक्स एजुकेशन है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो सेक्स एजुकेशन है, डिफरेंस है? वो लोग ओपन अप है ज़्यादा? वेस्ट में नीदरलैंड्स एक कंट्री है, नॉर्वे एक कंट्री है जहाँ पे सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी करिकुलम है। जी, स्कूल का जो करिकुलम है, एकेडमिक करिकुलम, उसमें सेक्स एजुकेशन एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है। इंडिया में आज भी जितने स्कूल्स में जो प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं, जो गिने चुने स्कूल हैं जहाँ पे सेक्स एजुकेशन हो भी रहा है, वो ऐसे हो रहा है कि साल में एक वर्कशॉप होती है, वो उसमें 4 घंटे की वर्कशॉप हो गई। इट्स नॉट वन टाइम वर्कशॉप। सेक्स एजुकेशन एक कंटिन्यूस एक्ट है, आपको कंटिन्यूली अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे 5 साल की उम्र से हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन में गूगल पे या यूट्यूब पे फ़िल्टर्स नहीं होते हैं। अगर आपने बच्चे ने एक्सीडेंटली, मेरा खुद का बेटा है, और 10 साल में उसने कुछ सर्च किया और उसको पॉर्न वीडियोस दिख गए, और वो उसके बच्चे के दिमाग में वो नहीं होता है कि गंदगी होती है, बच्चे के दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है, ये क्या है, ये क्या है। तो वो एक वीडियो और फिर रिकमेंडेशन आनी शुरू हो गई। इंटरनेट में यही होता है, आपने एक वीडियो क्लिक किया, यूट्यूब में साइड में रिकमेंडेशन या डाउन नीचे आती है, गूगल पे रिकमेंडेशंस आती हैं, क्लिक करता गया, देखता गया। तो पेरेंट्स को विजिलेंट होना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे कई पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमने अचानक से डिस्कवर किया कि हमारा बच्चा पॉर्न देख रहा है, एंड दे गेट स्केयर्ड। और मैं उनको बताती हूँ कि आपका बच्चा इंटरनेट पे है, आपने ही फ़ोन दिया है अपने बच्चे को, तो फ़ोन पे आपको समझना पड़ेगा कि फ़ोन पे सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम पे एक पेरेंट एवरेज में इतना स्ट्रेस्ड है। हमारा जो एक हम बड़े हुए थे, या चाहे आप बड़े हुए होगे, हमारे पास एक जॉइंट फैमिली का सपोर्ट होता था, या हम छोटे शहरों में टाइम होता था। आज के टाइम पे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, डेडलाइंस है, वर्क प्रेशर है, और बच्चा है तो सबसे आसान लगता है बच्चे को स्मार्टफोन दे दो। मैंने भी किया है ये, पर हम नहीं देखते कि वो बच्चा स्मार्टफोन पे क्या देख रहा है, और अगर वो हमें पता चलता है तो हम नहीं जानते इसको टैकल कैसे करें, एड्रेस कैसे करें।
तो ये रियल चैलेंजेस हैं आज के मॉडर्न टाइम्स के। अभी हम लोग उस समय चर्चा कर रहे हैं कि सेक्स एक टैबू की तरह देखा जा रहा है कहीं ना कहीं। तो हमारे ही कंट्री का एग्जांपल लेता हूँ कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में ऐसा भी है कि सैनिटरी पैड या फिर कॉन्डम्स को लोग छुपा करके लेकर आते हैं, उसको अखबार में रोल करके दो या फिर ब्लैक प्लास्टिक दो जिसमें दिखाया नहीं जाता। एक तरफ ये भी प्रथा है हमारे ही कंट्री में जहाँ पर जब बेटी का पहला पीरियड होता है तो उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है अच्छे तरीके से। तो आपका क्या टेक है मैम, इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए इस चीज़ को कि सेलिब्रेशन हो और ओपन अप हो, या फिर वही फिर ये कि पेपर में रोल करें और छुपा के रखें? आई थिंक बहुत सारे आज के टाइम पे जितने भी यंग एडल्ट्स हैं, आप हो या फिर मैं कहूँगी जो 20s में या जो 30s में, उन्होंने अपनी मदर्स को कभी कंप्लेन करते हुए नहीं देखा या उन्होंने अपनी मदर्स के मूड स्विंग्स नहीं देखे। मोस्ट ऑफ द मैन दे आर क्लूलेस कि हमारी माओ को महीना भी आता था। मतलब ये बात इतनी ढक छुपी जाती थी। और पीएमएस की तो बात ही नहीं होती कि मदर्स को पीएमएस भी होता है। पीएमएस एक बार एक्सप्लेन की। सो पीएमएस का मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, जो कि मासिक आने से पहले जो शिकायत होती है, चाहे उसमें वो पेट दर्द हो, ब्लोटिंग हो, मूड स्विंग्स हो, ये एक नेचुरली हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है जो हर औरत गुजरती है। पर क्योंकि हमारी माओ ने या हमारी दादियों ने कभी इस चीज़ को बोला नहीं खुलकर, हम तो ऐसे टाइम पे उनका वो आई थी जहाँ पे मंदिर जाना गलत है। आज के टाइम पे भी अगर आप पीरियड्स में हो तो आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। इसकी प्राचीन जो टाइम्स थे, जो एंशिएंट टाइम्स थे, उसमें अलग ही एक लॉजिक दिया गया था कि औरतें मंदिर क्यों नहीं जाती हैं। मतलब थ्योरीज ही हैं, क्योंकि सब किसी को नहीं पता 5000 साल पहले क्या हुआ था। बट एक जो मुझे थ्योरी सही लगती है, जो कहा जाता था कि पहले के टाइम पे गांव के बाहर मंदिर होता था। तो अगर एक औरत को मासिक आया तो कहा जाता था कि तुम मंदिर मत जाओ क्योंकि वो इतना दूर है, तो तुम रेस्ट करो। उस चीज़ को बढ़ाते बढ़ाते ये कह दिया गया कि मंदिर जाना गलत है। आज के टाइम पे भी आसाम में माँ कामाख्या टेम्पल है जो कि योनी देवी हैं, जिनकी योनी की पुजारी लोग पूजा करते हैं। तो एक वहाँ पे पूरा फेस्टिवल होता है 5 या 6 दिन का, जो कहा जाता है कि मेंस्ट्रुअल फेस्टिवल है, उसको पीरियड फेस्टिवल कहा जाता है, जहाँ पे उनकी योनी पे वो लगाया जाता है जो सिंदूर कह लें या जो लाल कलर का जो होता है, कि मतलब उसको इतना होली माना जाता है। कहा जाता है कि योनी ही वो गेटवे है जहाँ से लाइफ आती है। लेकिन योनी को ही इतना ज़्यादा हमने वो टैबू बनाया है या गंदा बनाया है कि वो गंदी चीज़ है या गंदी जगह है या सूसू करने की जगह है। लोगों को पता भी नहीं है कि पी होल अलग होता है और वेजाइनल कनाल अलग होता है। उनको लगता है कि जहाँ से यूरिन आता है वहीं से मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है। बेसिक मिसकंसेप्शंस हैं। जी मैम, एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, ये जेंडर के केस में, 2 जेंडर के केस में, कि सेक्स तो ऐसी चीज़ है जो मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। मेल को भी अर्जेस होते हैं, फीमेल को भी अर्जेस होते हैं। 2-3 मेल अगर बात कर रहे हैं या फिर एक ग्रुप में मेल अगर सेक्स की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मर्दानगी की बात है, बहुत क्या है, मेल का ही तो है, ऐसे बोलते हैं। वुमेन अगर सेक्स के लिए क्रेव कर रही थी और ओपनली बोल रही है तो कैरेक्टर पे बात क्यों आ जाती है? एक अलग नज़रिए से क्यों लोग देखना शुरू कर देते हैं, अरे ये वुमेन होकर कैसे बोल रही है, कैसे बात कर सकती है। आपने भी नोटिस किया होगा हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है। तो ये क्या है मैम, इस पे क्या टेक है आपका? ये गुड गर्ल बैड गर्ल जो इमेज है, कहीं ना कहीं फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जैसे कि हेलेन थी, उसको कहा जाता था कि शी वाज द डॉन्स गर्ल, यू नो। हेलेन वो चाहे कैबरे डांसर्स होती थी, पहले फिल्मों में दिखाया जाता था। आज के टाइम पे आइटम गर्ल्स हैं। और एक दूसरा दिखाया जाता है कि एक लड़की है जिसको एक लड़का अप्रोच कर रहा है, वो शर्मा रही है। मतलब कबीर सिंह में बिल्कुल दिखाया कि कैसे लड़की ना कर रही है और लड़का उसकी ना को हाँ समझ रहा है। यू नो, ये सबसे बड़ा ब्रेन वॉशिंग किया जाता है जब उसकी ना को ना नहीं समझा जाता, उसकी ना को हाँ समझा जाता है कि अरे वो तो शर्मा रही है, तुम उसको मतलब वो करो। हर सॉन्ग्स में एक फिल्म आई थी माधुरी दीक्षित आमिर खान की, लड़की है या छड़ी है खंबे जैसी खड़ी है, वो भाग रही है, वो उसके पीछे जा रहा है। इनफैक्ट साउथ इंडियन मूवीज़ में इतनी जगह लड़की ऐसे कर रही है, वो कर रही है, वो लड़का। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं कि लड़कियों को ऐसा बड़ा किया जाता है कि तुम्हें तो दूसरे घर जाना है ना। आज के टाइम पे भी आप देखो, जनरल मतलब मैं डायमंड ज्वेलरी के वीडियोस देखते हैं जिसमें लड़की की शादी हो रही है, वो रो रही है, वो विदा हो रही है। तो
आज के टाइम पे भी ऐसी मैसेजिंग जा रही है कि आपको अपना घर छोड़ के किसी और के घर जाना है और उस घर में to be accepted, this is the criteria you have to follow. You have to be pure, you have to be virgin. And there is a problem. मेरे पास एक क्लाइंट आया था, अभी मतलब 1 महीने पहले मैंने उनको देखा है कि उनकी तो वाइफ का एक्स था, मतलब कोई करंट रिलेशनशिप भी नहीं था, बट उसके दिमाग में ये था कि मुझे जो लड़की मिलेगी वो वर्जिन मिलेगी या वो प्योर मिलेगी। और उसको ड्यूरिंग एंगेजमेंट उसको पता चला कि लड़की का एक पास रिलेशनशिप था, और उसने कहा उस चीज़ से मेरे मन के अंदर ऐसी खटास आई कि 2 साल तक वो लड़का उसके क्लोज़ नहीं जा पाया, क्योंकि उसने कहा मैंने तो ये इमेज बना के रखी थी, मेरे तो ये सपने थे। तो मैं यही कहती हूँ कि वर्जिनिटी का कैसे रिलेशन है किसी के कैरेक्टर से। जो जिसका पास्ट है, जिसका जो मन है, अगर आप एडल्ट हो तो आप अपनी मर्जी का कर सकते हो कंसेंशुअली, लीगली। तो लेकिन लड़कियों को इस चीज़ की, उनको कहा जाता है आप तो घर की इज्जत हो, घर की आबरू हो। तो ये जो चीज़ है, ये लड़कियों को कहीं ना कहीं इनहिबिटेड बनाया जाता है कि आपको गुड गर्ल होना है। और अगर एक लड़की कामुक है, मतलब अगर वो अपनी कामुकता दिखा रही है, तो इसका मतलब वो गलत है। उनके अंदर वो नेगेटिव सेक्सुअल कंडीशनिंग कहते हैं कि गलत मैसेजेस उनके दिमाग में थे या गलत बिलीव्स थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी पेरेंट्स की सेक्स लाइफ आपको क्या लगता है, आपकी पेरेंट्स की सेक्स लाइफ है? तो उन्होंने कहा मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहती हूँ। तो हमें ये चीज़ सोच के इतना वो होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है कि हमारे पेरेंट्स के बीच में सेक्स हुआ होगा या सेक्स हो रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बिलीव्स हैं, ये लड़कियों को इनहिबिटेड रखते हैं। बल्कि साइंस में कहा गया है कि अ फीमेल सेक्सुअलिटी इज़ मच मोर पावरफुल, मेनी टाइम्स पावरफुल देन अ मेल सेक्सुअलिटी। एक फ़ीमेल को मल्टीपल ऑर्गेज़म हो सकता है, एक फ़ीमेल लंबे टाइम तक अराउज़ हो सकती है। एक आदमी लंबे टाइम तक ठहर नहीं सकता, बट एक लड़की लंबे टाइम तक अराउज़ हो सकती है। एक लड़की की जो सेक्सुअलिटी है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी सेक्सुअलिटी और अच्छी होती जाती है। मोस्ट ऑफ द वेमेन, उनकी सेक्स लाइफ उनके 30s में कहीं बेटर है उनकी 20s में, क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैम एक क्वेश्चन है, एक्चुअली एक एग्जांपल देता हूँ, वही मेरा क्वेश्चन है। सो मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से है। लेट सपोज 1 साल फिजिकल नहीं हुए, फिर उसके बाद फिजिकल हुए, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, लूज़ हो रहा है इंटरेस्ट। अब मैं तो रिलेशनशिप में जब आया था तो मुझे तो लगा था मैं प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं तो इमोशनल कनेक्शन है। तो क्या वो प्यार नहीं था अगर मेरा लूज़ हो गया इंटरेस्ट? तो ये जानना चाहूँगा। आई थिंक इसमें भी एक कहीं ना कहीं क्योंकि सिर्फ ऐसा मैं अपने आप पे लेकर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत सारे यूथ की प्रॉब्लम है कि फिजिकल होने के बाद लगता है कि अरे मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, अब बिल्कुल क्या करूँ, ज़बरदस्ती ड्रैग भी नहीं कर सकते रिलेशन। ये इशू बहुत लोग रिलेट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस एपिसोड के ज़रिए आप बताएं कि क्या एग्जैक्टली क्यों होता है ऐसा। होता क्या है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी में एक ऑक्सीटोसिन क्रिएट होता है, और साइंस में ये कहा गया कि विमेन की बॉडीज़ में ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है कंपेयर टू अ मेल्स बॉडी। सो विमेन, अगर एक आदमी मतलब हेटेरोसेक्सुअल कपल्स की बात कर रही हूँ कि अगर एक आदमी और औरत लगातार सेक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो कई बार सेक्स करने के बाद भी आदमी के अंदर वो सारी फीलिंग्स नहीं आएगी, लेकिन औरत के अंदर वो फीलिंग्स आ जाएंगी, इमोशनल फीलिंग्स, मतलब वो इमोशनली अटैच होना शुरू हो जाएगी। बाय एंड लार्ज एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप पॉर्न देखते हैं, पॉर्न में तो लोग बात नहीं करते हैं ना, वो तो आ जाते हैं बिल्कुल। पॉर्न इज़ ए वर्बल, एक शब्द भी आप नहीं सुनते। कभी आपने सुना है पॉर्न एक्टर्स को आपस में बात करते हुए? तो हम वही चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं और हम बात नहीं करते हैं। और हमारे अंदर जो है रीजंस है कि एक जनरल क्वेश्चन है कि लोग हुकअप क्यों करते हैं। लोग हुकअप सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। लोग हुकअप इसलिए भी करते हैं कि उनको लगता है हुकअप के थ्रू मैं उस इंसान को अपना बना सकता हूँ या क्लोज कर सकता हूँ। या लोग हुकअप पीयर प्रेशर के अंदर करते हैं कि मुझे सभी लोग सेक्स कर रहे हैं और मैं ही बचा हुआ हूँ, या मैं ही बची हुई, मैं ही वर्जन हूँ। या लोग हुकअप पीयर प्रेशर में आते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा उस्ताद दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं तो बिल्कुल प्लेयर हूँ। तो ये सब आपको समझना है कि आपका हुकअप करने का मोटिवेशन क्या है। तो यहाँ पे इट्स अ मोटिवेशनल डिस्कनेक्ट। मे बी वो लड़का सीरियस नहीं होगा या उसे भी नहीं पता होगा,
तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना है कि हाउ डू वी टेक रिजेक्शन स्पोर्टिंगली। रिजेक्शन का मतलब किसी ने, इट्स अ मिसमैच। सामने वाले के पास आम है, आपके पास संतरा है, तो इट्स अ मिसमैच। इट इज़ नथिंग अबाउट दे आर बैड, यू आर गुड। तो अगर वो मिसमैच हो रहा है, और एक एक्सप्लोरेशन में काश किसी ने बोला होता जब बड़े हो रहे कि हार्ट ब्रेक्स आर नेचुरल, हार्ट ब्रेक्स कैन हैपन। हम हार्ट ब्रेक प्रिपरेशन हुई नहीं, तो सीधा पहला हार्ट ब्रेक हुआ। मुझे पक्का इस बात का यकीन है कि अगर जिन लोगों की बात करें, अगर उन्हें ये बताया जाता कि हार्ट ब्रेक इज़ अ नेचुरल नॉर्मल पार्ट ऑफ ट्राइंग टू बी इन अ रिलेशनशिप, ग्रीविंग होती है, तो शायद वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते कि ये है। लेकिन उनको लगता है वो पर्सनल रिजेक्शन होता है। डेफिनेटली रिलेशनशिप में एक ऐसा फेज़ होता है, इसको कहते हैं लिमरेंस फेज़। लिमरेंस का मतलब कि इंटेंस अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, जिसमें आपके हार्मोन्स बिल्कुल रेज कर रहे होते हैं। और लिमरेंस फेज़ के बाद आता है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट का मतलब है कि सो मैं आपको साइंस की थ्योरी बताऊंगी कि पहला क्या होता है। पहला होता है सीकिंग आउट। सीकिंग आउट की मतलब हु इज़ द बेस्ट मेट। दिस इज़ ऑल डिक्टेटेड बाय इवोल्यूशनरी फोर्सेस, कि अल्टीमेटली नेचर का काम है प्रोक्रिएट करना। तो हमारे अंदर जो भी टेंडेंसीज़ हैं वो डिज़ाइन की गई है वो उस इवोल्यूशनरी प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए। तो पहला होता है सीकिंग आउट। सीकिंग आउट मतलब अच्छा कौन कौन अवेलेबल है इस पूरे लोग में, शी लुक्स हॉट और ही लुक्स गुड, यू नो। तो उससे पहला वो हमारा होता है। उसके बाद आता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब मुझे वो अच्छी लगी, मैं इसका नंबर मांगूंगा, इंस्टाग्राम पे डीएम करूँगा, हाँ ये कैन आई हैव योर नंबर, यू लुक सो गुड, लाइक किया, कमेंट किया। तो वो अट्रैक्शन फेस चल रहा है। उसके बाद आता है लस्ट। लस्ट का मतलब कि मैं अट्रैक्टेड भी हो गया हूँ, अभी मुझे और थोड़ा इस चीज़ को और आगे बढ़ाना है। तो इट इज़ नेवर लव एट फर्स्ट साइट, इट इज़ ऑलवेज लस्ट एट फर्स्ट साइट। तो लस्ट आया। उसके बाद आता है अटैचमेंट। मतलब कि मैं अट्रैक्ट भी हो गया, मुझे उसके साथ फिज़िकल इंटीमेसी भी हो गई, और अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे उसके साथ रहना है। ये चारों स्टेज में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे ब्रेक आएगा। किसी भी स्टेज में आ सकता है, किसी भी स्टेज पे ब्रेक आ सकता है। तो अगर हमें बताया जाए कि देखिए देयर इज़ अ रिस्क, इश्क है तो रिस्क है तो क्या आप इश्क के लिए तैयार हैं बट आप उस रिस्क के लिए नहीं तैयार हैं? तो कहीं ना कहीं आप आज एक जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब में हैं या सड़क पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, जॉब में फायरिंग होती है ना, डिमोशंस होते हैं, हर जगह होता है। लेकिन लव में हमने लव को एक आइडियल बना दिया है कि लव का मतलब वैलेंटाइंस डे। लव का एक अलग साइड भी होता है, सुख है तो दुख है। तो उसके लिए अगर मेंटली प्रिपेयर्ड होता है यूथ, सो दे कैन गो आउट एंड दे कैन से ठीक है देयर इज़ अ रिस्क, देयर इज़ सर्टेनली अ रिस्क, क्योंकि आप किसी और के हाथ में अपना दिल रख रहे हो। तो वो दिल टूट भी सकता है। आपको अपने अंदर विल पावर बनानी है। पहली बात तो आपको कम्युनिकेशन सही करना है। ये तो मैम रिलेशनशिप की बात करी हमने कि फिजिकल होने के बाद बहुत लोगों का जब 2 साल भी नहीं आगे रिलेशनशिप टिक पा रहा है, तो मैरिज में तो फिर एक्सप्लोर करने का भी टाइम चला गया। शादी हो गई तो लॉन्ग टर्म के लिए साथ में रहना है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल। पॉसिबिलिटीज़ तो वहाँ भी है ये चीज़ होने की कि इंटरेस्ट लूज़ होगा, तो फिर क्या करे इंसान? तो यही बात है कि कहा जाता है प्री मैरिटल सेक्स गलत है। क्यों गलत है? क्यों हमने प्री मैरिटल सेक्स को गलत माना है? या लिव इन कपल्स को कई सारी सोसाइटीज़ में, मुझे याद है मैं अभी बॉम्बे गई थी तो वहाँ पे लिखा गया था बैचलर्स आर नॉट अलाउड, ओनली फैमिलीज अलाउड। तो ये सारी रेस्ट्रिक्शन है, इसीलिए तो कपल्स ओयो रूम जा रहे हैं। मतलब ये सारे जो होटल्स आ गए हैं, जो 1 डे होटल, 2-2 घंटे के जो आपने वो रखा है। मतलब एक फ़िल्म आई थी मसान फिल्म आई थी जिसमें एक लड़की और लड़का बनारस के एक छोटे से होटल में, शेडी होटल में वो गए। क्यों गए? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांग सकते कि मुझे 3,000 दो ताकि मैं एक अच्छे होटल में जा सकूं। तो वो जाते हैं जहाँ पे 700 रुपये 600 रुपये का जो गंदे होटल्स होते हैं, वहाँ पुलिस की रेड पड़ी। और वो लड़का लड़की गलत क्या कर रहे थे, पर लड़के ने क्या किया और लड़की पे क्या असर आया। तो आई थिंक जो वो मसान में जो दिखाया गया था कपल, वो जो कर रहा था वो नेचुरल है। हमारे टाइम पे अभी भी कहा गया शादी से पहले तुम्हें सेक्स की बात भी नहीं करनी है, और सडनली सुहाग रात आती है, आप जितना चाहे सेक्स कर सकते हो। और इसमें इश्यूज आते हैं क्योंकि
मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं जो नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, जो नेगेटिव लर्निंग होती है कि चैनल चेंज कर देना। जब टीवी पे कोई ऐसा कामा सूत्रा कॉन्डम का ऐड आता है अगला, तो सबके सब ना इधर-उधर बदन आके ऐसे तन जाते हैं और बिल्कुल ऐसे ऐसे देखने लग जाते हैं और लगता है चैनल चेंज करो, एकदम वो आ जाती है। तो हमने वो देखा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो कपल कोप नहीं कर पाता, और कई जगह कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। लड़की को कुछ चाहिए, लड़कों को कुछ चाहिए सेक्सुअली, लेकिन जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप देख नहीं पाओगे। तो इसमें कई जगह काउंसलिंग हेल्प करती है कि जो कपल को स्किल्स देती है कि आप कैसे एक दूसरे के साथ इंटीमेटली क्लोज हो सकते हो। और जहाँ तक बात है कि अगर मुझे लगता है कई सारे रिलेशंस काउंसलिंग से ठीक हो सकते हैं, बट जहाँ पे नहीं है तो आप अलग हो सकते हो। मतलब डिवोर्स को इतना बड़ा स्टिग्मा क्यों बनाया गया है? मेरा खुद एक डिवोर्स हुआ था, अभी मैं हैप्पीली मैरिड हूँ, पर जब मैं किसी को बोलती थी कि मैंने डिवोर्स लिया है, आई एम सॉरी टू हियर दैट, एंड मैं कहती थी आप सॉरी क्यों हो? मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आफ्टर डिवोर्स। डिवोर्सेस आर ओके, जस्ट लाइक ब्रेकअप्स। हाँ, मतलब इसका है कि अगर आपने शादी की और आपको नहीं पता था, आप ऐसी सोसाइटी में बड़े हो रहे हो जहाँ पे आपको प्रॉपर फैमिली एजुकेशन, मैरिज एजुकेशन नहीं मिलती है, और आपने एक डिसीजन लिया, वो डिसीजन नहीं किया, तो क्या आप उस डिसीजन को अपनी पूरी लाइफ टाइम ढोगे कि मैंने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, या आप उस डिसीजन से निकल कर उससे लर्निंग लेकर एक नए सिरे से सोच समझकर थॉटफुलनेस के साथ वापस करते हो। लेकिन इंडिया में यही है कि कुछ भी हो जाए शादी चलानी, क्योंकि शादी 7 जन्मों का बंधन है। अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आपको घुटन हो रही है, फिर भी आपको वहीं पे घुटना है। बिल्कुल। बहुत सारे हाउसवाइफ के सुसाइड के केसेस आते हैं बहुत सारी जगह। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमें खासकर फीमेल्स को ऐसे बांध कर ही रख दिया जाता है कि अब शादी हो गई हो तो आपको वहीं रहना है, जैसा भी हो, जो भी सर्कमस्टांसेस हो आपको झेलना है वो। इसमें एक औरत का भी वो है, कहीं ना कहीं फिनेंशियल डिपेंडेंसी है कि पैट्रियार्की का मर्दों को सुख मिला है तो मर्दों को दुख भी मिला है, कि उसी पैट्रियार्की ने एक लड़की को इकोनॉमिकली डिपेंडेंट किया है। उसके दिमाग में ये भर दिया गया है कि चाहे तुम कितने ही लाख कमा लो, कितना ही पैसा कमा लो, लेकिन तुम्हें एक आदमी चाहिए सहारे के लिए। तो ये वजह है कि वो उसके ऊपर इसलिए लग जाती है कि उसको लगता है मैं अकेले जी नहीं सकती। तो द रिलेशनशिप इज़ ऑफ इक्वालिटी, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, आप दोनों इक्वल हो, कैपेबल हो, और आप अपनी ज़िंदगी साथ में गुजार सकते हो या अलग गुजार सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। किसी के ऊपर बोझ बनना या किसी के ऊपर ये करना कि नहीं तुम मुझे छोड़ दोगे तो मुझे समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा। जैसे मैंने खुद डिवोर्स लिया था, मेरे घर में कई रिलेटिव्स थे जिन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। तो उनका कहना ये था चाहे वो मैं शादी निकाल दूँ, दुखी होकर निकाल दूँ, लेकिन अगर मैं डिवोर्स ली तो गलत है। सो आई फील इट्स जस्ट नेगेटिव बिलीफ, ऐसे मिथ्स बन गए हैं, स्टीरियोटाइप्स बन गए हैं जो कि धीरे धीरे अब टूट रहे हैं। कुछ माइंडसेट्स है जिनको चेंज होने की ज़रूरत भी है सोसाइटी में। इसके अलावा मैम एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि फियर ऑफ इंटीमेसी क्या होता है एग्जैक्टली? मतलब इंटीमेट होने से डरते हैं वो कुछ मल्टीपल रीजंस के कारण, क्या होता है वो? जब एक लड़का बड़ा होता है, देखिए बायोलॉजिकली एक एडवांटेज है लड़कों को कि उनका जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो विजिबल है, और वो उस सेक्सुअल ऑर्गन को मल्टीपल टाइम्स दिन में छूते हैं जस्ट फॉर डूइंग पीइंग, यूरिनेटिंग। तो एक लड़के का कंफर्ट अपने सेक्स ऑर्गन को लेके बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अ गर्ल, क्योंकि वेजाइना जो है वो इंटरनल है, वो दिखता नहीं है। और वेजाइना को इस हिसाब से देखा जाता है कि वेजाइना इज़ फॉर रिप्रोडक्शन, है ना, और रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मेल एजैकुलेशन से। तो सेक्स का मतलब मेल एजैकुलेशन, जिसमें लड़कों को प्लेजर मिलता है, क्योंकि फीमेल प्लेजर का रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब क्लिटोरिस स्टिमुलेशन से बच्चा नहीं हो सकता, और क्योंकि बच्चा होना एक इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, इतने सारे पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो बच्चा होना बहुत बड़ी बात है। तो फियर ऑफ इंटीमेसी लड़कियों में भी देखी जाती है, बहुत हद तक देखी जाती है कि जो वैजिनिस्मस है, एक मेडिकल कंडीशन है, बट
इट्स अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। और वैजिनिस्मस का मतलब कि वेजाइना इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जब एक आदमी इंटरकोर्स अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको लगता है उसने एक वॉल को हिट कर दिया है। और वो कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि बॉडी के अंदर वो फियर आता है कि तुम हर्ट हो जाओगे, दिस एक्ट इज़ हर्टफुल एक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जैगरेट करके बताया जाता है कि फर्स्ट नाइट में ब्लीडिंग होती है। ये पता है, ये जो कहानियाँ है ना, ये दोस्तों के बीच में इट्स लाइक अ लेजेंड्स होते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये इनफॉर्मल एजुकेशन पास होता है, एजुकेशन भी नहीं कहूँगी, इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन ये पास होती रहती है कि अच्छा ऐसा होता है। क्लोज सर्कल में जब डिस्कशन होता है, क्योंकि हम पेरेंट्स से नहीं बात करते, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो अधपकी बातें जो होती है ना, सेक्स का जो एक सॉफ्ट और सेंशुअल वे है, जैसे कि अगर हमारा जो लिटरेचर है जिसमें शिवा शक्ति की बात होती है, जो तंत्रा है, जो ओशो ने बहुत उसको पॉपुलराइज किया कि तंत्रा जो ऐसी विद्या है जो बेस्ड है कम्प्लीटली शिवा और शक्ति के बीच, जो उनका जो एक प्रेम है या उनका जो एक इंटीमेट रिलेशन है, उस पर पूरा वो तंत्रा बेस्ड है, शिवा शक्ति है। या फिर अगर आप कालिदास की रचनाएं देखें जिसमें कि शकुंतला या दुष्यंत है, जिनके बीच एक प्रेम दिखाया गया, इन सब के बारे में कभी डिस्कशन ही नहीं होता है। अगर ये डिस्कशन हो तो हम इसको देख सकते हैं कि एक दूसरे रूप में देख सकते हैं, बट हमें जो दिखाया जाता है छुप छुप कर देखो, ऐसे चोरी छुपे देखो, चुपचाप वीडियो देखो, तो ये एक प्रॉब्लम है फियर क्रिएट होने का। और भी एक रीज़न है ये। उसके अलावा और भी मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे किसी का पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो सकता है कि कोई ऐसी लड़की हो जो कोई रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, फिजिकल भी हुई हो, एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक रहा हो, तो बाद में ब्रेकअप के बाद। और मैम अभी तो खैर बहुत सारे स्टीरियोटिपिकल चीज़ों पे बात करी है, बहुत सारी चीज़ें जो है जो निकल कर आनी चाहिए थे, जिस पर बात हुई है। लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैम कि चूँकि लोग आपस में फ्रेंड से डिस्कस कर लेते हैं कि तू कुछ टिप्स दे दे कि कैसे सेक्सुअल लाइफ या फिर इमोशनल लाइफ अच्छे से रहे, रिलेशनशिप अच्छा से रहे। तो आज जब आप यहाँ पे हो तो मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को आप कुछ टिप्स दो जिससे रिलेशनशिप हो या मैरिज लाइफ हो, सेक्सुअली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सब अच्छा रहे, अच्छा चले। कुछ टिप्स। ओके, पहली चीज़ होती है आपकी इंडिविजुअल सेक्सुअलिटी। आप किसी टेम्पलेट को फॉलो ना करें। अपने शरीर के साथ कंफर्ट होना सबसे बड़ी बात है, कि अपने शरीर को समझना, छूना, जानना। और शरीर ऐसा है कि बॉडी शेमिंग भी बहुत होती है, कि हमें कहा जाता है अगर आपका शरीर इस पर्टिकुलर मेजरमेंट पे फिट होगा तभी आप अपने शरीर को प्यार कर सकते हो। तो हर किसी के जैसे हमारे चेहरे से सेम नहीं है, वैसे हमारी बॉडीज़ भी सेम नहीं है। तो ये जो आइडियल बॉडी कंस्ट्रक्ट है ना, कि ऐसा आइडियल बॉडी टाइप होना चाहिए जो कि इंस्टाग्राम मीडिया ने बिल्कुल वो क्रिएट किया है कि आइडियल बॉडी, थिन बॉडी, इस वजह से लोग अपने शरीर से उतना कनेक्टेड नहीं है। तो नंबर 1, यू शुड बी कनेक्टेड टू योर बॉडी, यू शुड बी एबल टू लव योर बॉडी, दैट इज़ वन टिप। नंबर 2, सेक्स इज़ नॉट अ पास फेल टेस्ट, कि एक सेक्स अगर आपको किसी के साथ इंटीमेट होना है तो उसकी जो जर्नी है उस जर्नी पे फोकस करो। उसका कोई सर्टेन आउटकम नहीं होना चाहिए कि एक पेनिट्रेशन हो रहा है उसके बाद एक इजैकुलेशन हो रहा है तो ये कंप्लीट हो गया। ये कोई पास फेल टेस्ट नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। हाँ, कि इंटीमेसी इज़ अ प्रोसेस, इंटीमेसी इज़ अ जर्नी। तो उस जर्नी में जाओ, जो स्टेशंस आ रहे हैं उसको इंजॉय करो, देखो अपने हिसाब से। नंबर 3, इट इज़ प्रूवन बाय रिसर्च कि सेक्स इट गेट्स बेटर विथ एक्सपीरियंस। अधिकतर लोगों का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मिजरेबल रहा है। तो पहली बार में ही अपने आप को इस चीज़ पे मत करो कि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। जितना आपके पास, इट्स लाइक अ स्किल। आप कोई नया स्किल सीखते हो तो आपको टाइम लगता है ना। आप साइकिल चला रहे हो, पहली बार तो गिरे होगे ना, बहुत बार गिरे होगे, फिर धीरे धीरे चलाते चलाते प्रैक्टिस के साथ आज आप साइकिल करने लग गए हो। सेम गोज़ विथ राइटिंग। शुरू में ए, फिर एप्पल एप्पल एप्पल, फिर सेंटेंस फॉर्म हुआ, अब जाके आप लिख सकते हो। तो सेक्स इज़ ऑल्सो लाइक अ स्किल, कीप लर्निंग। अपनी लर्निंग मत बंद करो, बुक्स पढ़ो। देयर आर सेक्स पॉजिटिव फिल्म्स, देयर आर गुड बुक्स, सो कीप एडिंग टू योर स्किल। नंबर 4, कम्युनिकेशन।
सेक्स इज़ अ इंटरपर्सनल प्रोसेस, मतलब कि आपको किसी के साथ एक केमिस्ट्री जमानी है या एक कनेक्शन क्रिएट करना है, तो आप एक दूसरे को माइंड रीडिंग मत करो कि मुझे पता है वो क्या सोच रहा है या मुझे पता है उसके दिमाग में क्या है, या मैं एजम्पशन, मतलब कि माइंड रीडिंग इज़ फॉलोड बाय एजम्पशन कि मैंने एज्यूम कर लिया है। तो बात करो, इट्स ओके टू टॉक। रिसर्च में कहा गया है इट इज़ सो ईजी टू डू सेक्स बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू टॉक अबाउट इट। सो कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। बातचीत करो, इट्स जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। शुरू में किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ नहीं आती, बोलते बोलते ही लैंग्वेज में आपका फ्लुएंसी आती है। तो कीप टॉकिंग। नंबर 5, सेक्स एजुकेशन। आपके लर्निंग सोर्सेज क्या, आप पॉर्न से सीख रहे हैं या दोस्तों की कहानियों से या मैगजीन से, देयर आर डिसेंट सेक्स एजुकेशन बुक, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में, इन आवर वेरी ओन कंट्री, मेड इन इंडिया, कामा सूत्रा। कामा सूत्रा में only 20% of the book is about sex position. 80% of the book is about skills. 64 स्किल लिखा गया है कामा सूत्रा में जो एक आदमी को आना चाहिए, और कामा सूत्रा उस समय लिखा गया था जब औरतों को लिखना नहीं आता था। सो कामा सूत्रा इज रिटन फॉर मेन कि हाउ टू प्लीज अ वुमेन, हाउ टू प्लेजर अ वुमेन। उसमें कामा सूत्रा में रिलेशनशिप्स के बारे में कहा गया है, उसमें कलाओं के बारे में 64 कलाएँ हैं कि आपको पोइट्री आनी चाहिए, आपको ये आना चाहिए, आपको वास्तु मतलब वो पॉट क्या कहते हैं स्कल्पचर आना चाहिए। बहुत सारे की कलाएँ हैं। कैसे आपको एक अच्छा मूड क्रिएट कर सकते हो, एम्बियंस क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें लिखा गया है। लवर्स के बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस लवर्स के बारे में कामा सूत्रा में लिखा गया है कि एक जो लवर है अगर वो जाता है तो वो कहा जाता है कि तुम अपनी प्रेमिका को एक लव बाइट दो, इट्स लाइक अ लव लेटर ऑन हर बॉडी, कि जब वो जाता है दूर तो वो उस लव बाइट को देख के उसको याद करेगी। तो इट्स अ नाइस बुक बट या इट वॉज हाईली मिस इंटरप्रेटेड अ बुक। कामा सूत्रा का इंडियन वर्जन है द आर्ट्स ऑफ सेडक्शन बाय सीमा आनंद। डॉक्टर क्यूट्रस ने किताब लिखी है, लीजा मंगल दास की किताबें आई हैं। इंडियन ऑथर्स की बहुत अच्छी किताबें हैं जो आप ये बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो, जो मैंने बुक्स के नाम बताए हैं। तो इन बुक्स से आप एक अपना एजुकेशन लीजिए। प्लीज़ ये मत समझिए कि आप मूवीज़ देख के, OTT देख कर या यूट्यूब में इधर उधर के वीडियोस देख के आप पारंगत हो गए हैं। जी। आपको बाकायदा एक एजुकेशन चाहिए। मैम एक और क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि जब हम ऑफ कैमरास बात कर रहे थे आपने ओशो मेडिटेशन के बारे में बताया था, तो मैं जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन जानना चाह रहा हूँ, क्या है? ओशो की किताब आई थी 1960s में, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि तक। जी। ओह क्या किताब लिखी है ओशो ने। एक बहुत अच्छी चीज़ उसने लिखी थी, उस किताब में लिखी हुई है कि अगर एक आदमी के सेक्सुअल अर्जेस बहुत हैं या वो सेक्स के विचारों से निकल नहीं पा रहा है या उसको वो विचार कैद कर रहे हैं, तो खजुराहो जाए और वहाँ जाके साधना करे। जी। खजुराहो की मूर्तियों के बीच साधना करे। मुझे इतना अच्छा लगा कि ये इतना प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि अपने आसपास इतना अच्छा पोर्ट्रेयल है कि ध्यान में जो हमने माइंड बॉडी स्प्लिट किया है ना, कि ध्यान इज़ ऑल अबाउट माइंड एंड इट इज़ नॉट अबाउट बॉडी। हम अपनी बॉडी से भी ध्यान कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी बहुत मैं लकी थी कि मैंने बहुत सारे ओशो वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट किया जहाँ पे ओशो द्वारा ट्रेन किए हुए टीचर्स ने वर्कशॉप ली है। तो ओशो ने जो मेडिटेशंस क्रिएट किया था, तो उन्होंने क्या कहा कि जब ये मेडिटेशंस वेस्टर्नर्स को दिए गई थी तो उनका माइंड इतना व्याकुल होता था, इतना बेचैन होता था, क्योंकि माइंड इज़ अ मंकी। आपका माइंड एक जगह स्थिर नहीं सोच सकता। अगर आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो तो आपके अंदर इधर उधर थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ओशो ने कहा ध्यान का मतलब है कि माइंड शुड बी क्वाइट। तो ओशो ने कहा बॉडी को इतना थका दो कि वो अपने आप ध्यान में चला जाए। तो मुझे यही लगता है कि जो हम लोग बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल मेडिटेशंस हैं, जो कि कई बार मैं कहूँगी मेडिटेशंस का भी बहुत एडल्ट्रेशन होता आ रहा है कि आज के टाइम पे, बट मेडिटेशन का मतलब है कि एक पीस, कि आपको पीस फील होता है। और अगर आप देखिए जो ओशो ने ही अपनी किताब में लिखा है कि पूरी दुनिया क्यों पागल है सेक्स के पीछे, क्योंकि सेक्स में जो ऑर्गेज़म मिलता है उसको क्या कहते हैं हम, चरम सुख। तो ऑर्गेज़म वो एक ऐसा सेकंड होता है जब माइंड इज़ क्वाइट, माइंड इज़ स्टिल। उस टाइम पे आप एक थॉटलेस स्पेस में चले जाते हो।
विच इज़ वॉट मेडिटेशन अचीव्स. सो मेडिटेशन इज़ गिविंग यू द सेम ब्लिस जो आपको ऑर्गेज़म से मिल रहा है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है. और वो कहा जाता है कि मेडिटेशन के थ्रू आप उसको लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस कर सकते हो. तो डेफिनेटली मेडिटेशन को आप अपनी सेक्स लाइफ में यूज़ कर सकते हो. कैसे? पहली चीज़, मर्दों में जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है, उसमें एंग्जाइटी में क्या होता है कि बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है, थरथराहट होती है, ब्रीदिंग की पेस बढ़ जाती है. तो हमारे पास ऐसी इरेक्शन फोकस मेडिटेशन है जिससे आप अपनी बॉडी को काम कर सकते हो, जिससे आपकी एंग्जाइटी जा सकती है और आप लास्ट लॉन्गर कर सकते हो बेड पे. सेम गोज़ फॉर विमेन ऑल्सो, क्योंकि जो वैजिनिस्मस इश्यूज़ होते हैं उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन स्टेज पे वजाना चला जाता है. तो मेडिटेशन से अपने आप को लूजन अप कर सकते हो धीरे धीरे. इनफैक्ट बहुत सारी कपल मेडिटेशंस है. एक ओशो का मेडिटेशन है करेसिंग मेडिटेशन, कि एक हमारा एक मैंने ओशो वर्कशॉप की थी और बहुत ही प्यारी प्रैक्टिस है जो कि हर कपल को करना चाहिए. इसको कहते हैं शिवा शक्ति प्रैक्टिस. इसमें क्या होता है कि हम अपने पार्टनर में शिवा देखते हैं, जैसे वो मेल पार्टनर है या मैस्कुलिन एनर्जी है, क्योंकि बीइंग इंक्लूसिव हम कह रहे हैं, या सेम सेक्स कपल्स की भी एप्लीकेबल है कि एक पार्टनर जिसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है और एक पार्टनर जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है. तो मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब शिवा, फेमिनाइन एनर्जी का मतलब शक्ति. सो शिवा शक्ति जो रिचुअल है, इसमें क्या होता है कि आप सामने उसको आप एडोर कर रहे हो, उसकी आप पूजा कर रहे हो. मतलब आपका जो पार्टनर है, आप उस ऐसा बोला गया है तंत्रा में, जो कहा गया है कि आप अपने पार्टनर के सामने सर झुकाओ, उसके आगे नतमस्तक हो, उसे उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको चुना और वो आपकी लाइफ में इतना कुछ एफर्ट कर रहा है जो हम रिलेशनशिप में नहीं करते हैं. तो ये जो साधना है, ये पूजा है, ये आप एक दूसरे की पूजा कर सकते हैं. सो ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है कि अपने पार्टनर के अंदर आपको दिखता है वो हायर सोल, कि एक सोल टू सोल कनेक्शन है, और सोल कनेक्शन थ्रू बॉडीज़ भी हो सकता है. तो तंत्रा में ये भी कहा गया है कि यब यम पोजीशन है. यब यम सेक्स पोजीशन की तो बहुत बात होती है. यब यम पोजीशन है, इट्स अ स्पिरिचुअल लव मेकिंग पोजीशन, जिसमें एक आदमी बैठता है और उसके लैप पे एक उसकी पार्टनर या उसकी फीमेल पार्टनर बैठती है, और उन दोनों का 3 लेवल पे कनेक्शन होता है. एक उनका थर्ड आई लेवल पे कनेक्शन होता है, एक उनका हार्ट पे कनेक्शन होता है, और एक उनका सेक्स कनेक्शन होता है. तो ये जो बैठते हैं, इससे आपका तीनों लेवल पे कनेक्शन होता है, माइंड, हार्ट एंड सेक्स, so which is the ultimate connection where everything is united. So ये यूनियन जो है, मेडिटेशन भी आपको एक ऐसे स्पेस में लेके जाता है. अगर आप देखिए हिंदू धर्म, तो धर्म अर्थ काम मोक्षा, तो मोक्षा आप ऐसे नहीं पहुंच जाते हैं. हम क्यों कहते हैं मोक्षा के लिए आपको काम छोड़ना है? हिंदू धर्म में तो 4 दिखाया गया ना फेजेस, की आपको धर्म भी फुलफ़िल करना है, आपको अर्थ भी फुलफ़िल करना है, आपको काम का मतलब डिज़ायर, और तब जाके आप एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हो. जी मैम, अभी जो मेडिटेशन की बात करी आपने, जिन मेडिटेशंस की, चाहे वो मेल के लिए हो, फीमेल के लिए हो, कपल वाला तो आपने बताया, मेल और फीमेल के लिए इंडिविजुअल जो मेडिटेशन है, उसको थोड़ा बता सकते हैं आप, कैसे करेंगे वो मेडिटेशन? बहुत तरह के मेडिटेशंस होते हैं. एक होता है कथार्टिक मेडिटेशन, मतलब क्लासिकली दिखाया गया, आपको तकिए पे लिटरली अपने हाथ मारने हैं. कि होता क्या कि बॉडी के अंदर इतनी सप्रेस्ड एनर्जी होती है, इतने सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, एंड दीज मेडिटेशंस आर कॉल्ड डायनामिक मेडिटेशन, मतलब एक्टिव मेडिटेशन कहते हैं. एक होता है पैसिव मेडिटेशन, जहाँ पे कहा जाता है कि आपको स्टिल होकर, आपकी बॉडी भी स्टिल होगी और आपका माइंड भी स्टिल होगा और आपको फोकस करना है. लेकिन हम जानते हैं हम एक ऐसे एरा में है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन जो है वो इतना कॉमन है, तो स्टिलनेस नहीं आ पाता. तो इसीलिए मेडिटेशन का एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है कि आप एक्टिव, अपनी बॉडी को इतना एक्टिव कर लें, इतना थका दें, इतना चला दें कि आप उस पैसिविटी स्टेज पे पहुँचते हो एज अ रेस्ट, कि अब आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है और जहाँ पे आप एक स्टिलनेस या पीस एक्सपीरियंस कर रहे हो. तो कथार्टिक मेडिटेशन होता है जिसमें कि आप कथारसिस करते हो, मतलब आप चाहे आप चिल्ला रहे हो या हाथ पटक रहे हो, पैर पटक रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, मतलब दैट इज़ वाई आई थिंक ओशो वाज कंट्रोवर्शियल, क्योंकि लोगों के अंदर इतना सप्रेशन भरा हुआ है
हमको इतना वो इमेज को कहा गया है फॉलो करो कि हम अपने डार्क साइड को भूल गए हैं। तो ओशो कहता है कि जो भी है सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, देयर इज नथिंग दैट यू हैव टू रिजेक्ट अबाउट योर सेल्फ, एक्सेप्ट एवरीथिंग, योर पेन, योर प्लेजर, योर सिंस। तो वो कैथारसिस होता है कि अपने अंदर का जो भी है बवाल है वो निकाल लो। इट्स अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन। सेकेंड मेडिटेशन इज़ कॉल्ड सेंशुअल मेडिटेशन। इसमें क्या होता है कि आप ब्लाइंड फोल्ड अपने आप को करो या आपका पार्टनर आपको ब्लाइंड फोल्ड कर रहा है, एंड देन जब आपका विजुअल सेंस बंद हो जाता है तो आपका टच सेंस बढ़ जाता है। मतलब उसमें कहा था आप अपनी बॉडी को छुओ। अगर आपको अपनी बॉडी को प्यार देना है तो आप अपनी बॉडी को कैसे प्यार करोगे? तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बॉडी को प्यार देना इट इज़ नॉट सिन। तो ये मेडिटेशन हमको बताता है, सेंशुअल मेडिटेशन, कि आप अपनी बॉडी को सॉफ्टली कैसे प्यार कर सकते हो, रिस्पेक्ट के साथ कैसे प्यार। आपको हमेशा बॉडी के साथ कुछ निकालना नहीं है, कुछ अर्ज नहीं निकालनी है, अपनी बॉडी को दे भी सकते हो प्यार। तो ओके, थैंक यू सो मच मैम, यहाँ पर आने के लिए भी, यहाँ पर मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए भी, ऑडियंस को इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए भी, साथ ही साथ आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसके लिए भी। रीज़न बीइंग, अगर 100 में से 80 लोग बात नहीं कर रहा है और अगर आप उन 20 लोग में से हो तो ऑब्वियसली आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पेरेंट को बता नहीं सकते हैं लोग, टीचर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन को उतना, वहाँ पे अगर आप सुन करके चीज़ें सॉल्व कर पा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, गिफ्ट है सोसाइटी को। आई होप कि हमारे इस डिस्कशन से बहुत सारे मिथ्स ब्रेक डाउन हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत सारे टिप्स भी आपने दिए ऑडियंस को, वो भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू BMC चैनल फॉर हैविंग मी हियर। तो यह थी हमारी बातचीत पल्लवी जी के साथ। पल्लवी जी ने काफ़ी सारे स्टीरियोटिपिकल चीज़ों पे बात करी है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि सेक्स एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करें। तब तक के लिए याद रखिए कि हमें ज़िंदगी काटनी नहीं, जीनी है, और ऐसे जीनी है कि लोग बोले लाइफ हो तो ऐसी।